नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और आज की वीडियो में उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा एक क्विक रिकैप करते हैं। प्रेसिडेंट से संबंधित जो भी प्रोविजंस है वो आपको आर्टिकल 52 से लेके 74 तक पढ़ने को मिलेंगे। आर्टिकल 52 में ये कहा गया है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट का जो राष्ट्रपति का पद है वो कभी खाली नहीं जाएगा। और इसको जो पढ़ा जाता है 62 क्लॉज 1 को एक साथ पढ़ा जाता है। मतलब जो नए राष्ट्रपति अपना जो कार्यभार ग्रहण करेंगे वो पुराने वाले राष्ट्रपति के कार्यभार खत्म होने से पहले अपना जो भी चार्ज होगा वो ले लेंगे, अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। अब आर्टिकल 53 क्या कहता है? हेड ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव्स, हेड ऑफ द स्टेट हैं, ये कह सकते हैं। जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सब राष्ट्रपति के पास निहित है। तो जिससे आप ये समझ में आता है कि राष्ट्रपति जो है हेड तो हैं लेकिन ये नॉमिनल हेड हैं। रियल हेड कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो राष्ट्रपति कोई भी काम जो एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव्स। जितने सेना का भी जो सुप्रीम कमांड है वो राष्ट्रपति के पास रहता है। तो बिना उनके एग्जीक्यूशन के कोई भी काम, कोई भी मैटर जो यूनियन ऑफ इंडिया से संबंधित है वो काम नहीं होगा। तो राष्ट्रपति कोई भी काम जो ही इज़ द नॉमिनल हेड, लेकिन जो एग्जीक्यूट करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब आर्टिकल 54 क्या कहता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन प्रक्रिया, वो कैसे होता है? वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम लोग जो वोटिंग करते हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुआ था मार्च के महीने में, तो वो डायरेक्ट इलेक्शन था। चाहे 2024 में जो हम लोग अभी वोटिंग देंगे तो वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रत्यक्ष आपका चुनाव होगा। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो परोक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्मेशन किया जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर्स होते हैं वही मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, और जितने भी स्टेट्स हैं एमएलएस। एमएलएस मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसके अलावा पुडुचेरी एंड दिल्ली, ये दो यूनियन टेरिटरीज हैं, इसके भी एमएलएस आपके। जम्मू कश्मीर के भी जो, ये भी अब यूनियन टेरिटरी हो गया है 370 हटने के बाद, इसके भी एमएलएस जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो इस बार का चुनाव हुआ है इसमें जम्मू एंड कश्मीर के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है अभी डीलिमिटेशन के प्रोसेस अभी उसमें से गुजर रहा है, डीलिमिटेशन वहाँ पे चल रहा है। तो एक चीज़ और है कि पुडुचेरी जो है 1962 में आपका यूनियन टेरिटरी बना, लेकिन 1992 में जो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ तो उसके बाद 1992 में, उसके बाद से पुडुचेरी एंड दिल्ली जो है
इसके जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर बने और वो एलिजिबल हैं प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के चुनाव में वो भी भाग लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक क्विक रिकैप हो गया। अब आते हैं मैनर ऑफ वोटिंग, आर्टिकल 55। मैनर ऑफ वोटिंग कैसे होता है। अभी आप चुनाव जो हुआ है राष्ट्रपति जी का, हमारी जो महामहिम हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो आप देखे होंगे कि उनको करीब 6,77,000 वोट मिला। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो इलेक्टेड मेंबर्स है लोकसभा राज्यसभा के, मैं इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये है कि लोकसभा के टोटल मेंबर्स जो है 545 है, 545 है, लेकिन 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा तो 543 आपका हो गया इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा के। और इलेक्टेड टोटल मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं आपके 245, उसमें 12 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं तो उनको हटा देंगे तो 233 मेंबर आपके हो गए इलेक्टेड मेंबर। तो ये हो गए करीब करीब 776 मेंबर आपके पार्लियामेंट के हो गए। ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट हैं सबके एमएलएस को मिलाएंगे तो एक जो ओवरऑल जो अप्रोक्सीमेट जो आपका नंबर आता है 4120 के आसपास आता है। हालांकि इस बार जो मेंबर हैं थोड़े कम हैं जिन्होंने वोटिंग किया है। टोटल अगर ऐड करेंगे 4896, ये अप्रॉक्सीमेटली इतने मेंबर्स हैं जो वोटिंग देते हैं। लेकिन जो अभी चुनाव का रिजल्ट आया होगा आप देखे होंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको, जिन्होंने चुनाव जीता है उनको करीब 6,77,000 वोट मिला है और करीब करीब 3.5 लाख के आसपास यशवंत सिन्हा जी को उनको वोट मिला है। तो इतना ज़्यादा वोटिंग कैसे हुआ। तो इसमें क्या है कि हर एक मेंबर का वोटिंग वैल्यू निर्धारित किया जाता है। हर एक मेंबर का, जो भी मेंबर हैं इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर, उनका वोटिंग वैल्यू निर्धारित किया गया है। एमएलएस के अलग हैं, अलग अलग स्टेट के, और राज्यसभा और पार्लियामेंट के जो हैं उनके अलग वोटिंग वैल्यू निर्धारित किया गया है। तो ये वोटिंग वैल्यू कैसे निर्धारित होता है। अच्छा, वोटिंग वैल्यू जो निर्धारित होता है बेसिकली पहले एमएलएस का लिया जाता है। ईच एमएलए ऑफ स्टेट, कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट का ये होता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, राज्य, प्रोविंस आप समझ लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमएलएस। ठीक, ये जितना आएगा डिवाइडेड बाय 1000, जो वैल्यू आएगा वो उस पर्टिकुलर स्टेट के हर मेंबर का वो वोटिंग वैल्यू होगा। ठीक, हर स्टेट का पॉपुलेशन अलग होता है और हर स्टेट के जो नंबर ऑफ एमएलएस है वो अलग होते हैं, तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो उसके हिसाब से आपके हर स्टेट के हर एमएलए का जो वोटिंग वैल्यू है वो आपका निकल के सामने आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी इसको प्रोपोर्शनल तरीके से रखा गया है। 1971, क्योंकि किसी स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी स्टेट का पॉपुलेशन कम है, तो इसके लिए क्या किया गया है, जो पॉपुलेशन का निर्धारण किया गया है वो 1971 के पॉपुलेशन को एक बेस ईयर मान के उसके हिसाब से ही आपका जो वोटिंग वैल्यू होता है वो हर एक एमएलए का, हर एक स्टेट का निर्धारित किया गया है। ये जो आपका वोटिंग वैल्यू है 1971 से लेकर 2001 तक एक निर्धारण किया गया था कि 2001 तक इसी पॉपुलेशन को, 1971 के पॉपुलेशन को ही ध्यान में रख के हर एमएलए के जो है वोटिंग वैल्यू निर्धारित किया जाएगा। 2001 में किया हुआ 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ, और 25 साल के लिए इस जो है 1971 के ही पॉपुलेशन को बेस ईयर मान लिया गया है। तो टिल 2026 तक जो वोटिंग वैल्यू जो निकाला जाएगा हर एमएलए का वो 1971 के पॉपुलेशन को ही ध्यान में रख के निकाला जाएगा। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हम देखते हैं क्या होता है वोटिंग वैल्यू।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो वोटिंग वैल्यू है वो इस तरह से निकलता है, जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके टोटल वोट वैल्यू प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी, ठीक, टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ स्टेट, ऑल स्टेट प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी डिवाइडेड बाय टोटल एमपीस। अब इसमें जो आएगा वो आपका हर एमपी का, ईच एमपी का वोट वैल्यू होगा। करीब करीब 700 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ये आपका जाता है। तो ये हो गया आपका मैनर ऑफ वोटिंग। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी है, आप इसको समझिए, इनडायरेक्ट तरीके से होता है। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 56 पे। आर्टिकल 56 क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। आर्टिकल 56 कहता है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। कार्यकाल 5 साल के लिए रहेगा। कार्यकाल के दौरान अगर राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, खराब तबीयत के वजह से या फिर इनकैपेबल हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो वो जो रेजिग्नेशन है ड्यूरिंग मतलब टर्म, अगर रेजिग्नेशन देना होगा तो ये वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा भी हटाया जाता है, वो आर्टिकल 61 में है, वो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। तो ये हो गया आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या कहता है, री इलेक्शन। राष्ट्रपति का री इलेक्शन भी हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनका दोबारा चुनाव भी हुआ था 1957 में। 1950 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने उन्हें राष्ट्रपति चुना था। 1952 में इलेक्शन हुआ था तो वो राष्ट्रपति बने थे इसके सर्वसम्मति से। इसके अलावा 1957 में उन्होंने वो जीते थे, इलेक्शन जो हुआ था उसमें। 1957 में फिर री इलेक्शन हुआ था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो री इलेक्शन के द्वारा मतलब दोबारा भी राष्ट्रपति को इलेक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 58 क्या कहता है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इतना ही है कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, पहला 35 इयर्स आपका एज होना चाहिए, दूसरा। तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आप अपना नामांकन भरेंगे राष्ट्रपति के पद के लिए तो आप एटलीस्ट 50 मेंबर जो होंगे उनका अप्रूवल या प्रपोजल जो भी है वो आपके फेवर में करेंगे, जो कि मेंबर होंगे इलेक्टोरल कॉलेज के। ओके, ये हो गया। अब आर्टिकल 59 डिस्कशन करते हैं क्या है, आइए। आर्टिकल 59 ये कहता है कंडीशंस, कुछ कंडीशंस बताता है राष्ट्रपति के लिए। आप अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो कंडीशंस क्या है, आप किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। हाउस ऑफ प्रॉफिट आपका नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रॉफिट की पोजीशन में, पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, हाउस ऑफ प्रॉफिट और पोजीशन ऑफ प्रॉफिट, किसी भी संस्था के साथ आप जुड़े नहीं होने चाहिए। ठीक, ये दो चीज हो गया। आर्टिकल 60, कल 25 जुलाई को आर्टिकल 60 का पालन करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनके सामने हमारी इनकम्बिंग जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने ओथ लिया, शपथ लिया।
तो ये ओथ जो है, शपथ जो है, वो आपका आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। अब आर्टिकल 61 के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 और आर्टिकल 56 एक साथ आप इसे ऐड करके भी पढ़ सकते हैं। इम्पीचमेंट के बारे में बताता है, महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग जब आप लगा रहे हैं, क्यों लगाएंगे? अगर राष्ट्रपति पाए जाएंगे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट किया है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पहला चीज। दूसरा चीज, जो चार्ज लगाया जाएगा, जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, वो एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट से होगा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। तीसरा चीज, जो आप चार्ज लगाएंगे उसके लिए 14 डे का नोटिफिकेशन देंगे रिटर्न में, जिसे एटलीस्ट 1/4 मेंबर साइन किए रहेंगे। टोटल जो पॉपुलेशन है पार्लियामेंट का, फुल पार्लियामेंट जो उसके मेंबर हैं, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो रिजोल्यूशन पास होगा उनमें टोटल मेजॉरिटी जो होगा 2/3 मेंबर्स का मेजॉरिटी होना चाहिए। इंटायर पॉपुलेशन ऑफ पार्लियामेंट, पॉपुलेशन का मतलब राज्यसभा लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स, उनका 2/3 मेंबर्स का रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर एक हाउस ने महाभियोग लगा दिया है राष्ट्रपति के खिलाफ, तो दूसरे हाउस में फिर उसका ये होगा, स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि भाई जो किया गया सही है कि गलत है सब कुछ। ठीक, तो ये हो गया आपका महाभियोग से संबंधित। ये आपके मेन प्रोविजंस हैं। सिर्फ आपका एक हालांकि इसके अलावा राष्ट्रपति के पास देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, आपके फाइनेंशियल पावर्स हैं। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 में पावर है, वो किसी को क्षमादान दे सकते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई अगर किसी को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, किसी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है, तो राष्ट्रपति के पास पार्डन मेकिंग पावर है आर्टिकल 72 में। हाँ, सबसे मेन जो है आर्टिकल 74 जो है, जिसके बारे में जो एक कंट्रोवर्सी का एक टॉपिक रहा है, ये मैं आपको फ़िलहाल डिस्कशन बताना चाहूँगा, क्योंकि ये 1976 से पहले, प्रायर टू 1976 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था कि राष्ट्रपति जो है बंधे हुए हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस के हिसाब से ही काम करेंगे, जो वो बोलेंगे वो उन्हें फूफा जी की तरह काम करना ही है। ऐसा नहीं है। 1976 से पहले ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था। ये एक क्वेश्चन है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 1960 में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ आपका, उसमें उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने अपना ये संशोधन करवाया, उसमें ये चीज़ मेंशन करवा दिया शैल बी लिख के, कि आप जो भी करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से ही आपको सारे जो भी मैटर्स हैं वो एग्जीक्यूट करने हैं। फिर 44th अमेंडमेंट आया, मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर थे 1977 में। तो इसमें क्या हुआ कि एक प्रोविज़न और जोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति को अगर कोई मैटर उनके सामने एग्जीक्यूट करने के लिए रखा जाता है, कोई बिल पास करने के लिए रखा जाता है, तो राष्ट्रपति अगर उसके समर्थन में नहीं है, उनके विचार उस मैटर से समर्थित नहीं है, तो वो पुनर्विचार के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दोबारा भेज सकते हैं। लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर उसे दोबारा उसी रूप में बोलते हैं कि नहीं आप इसे पास कीजिए, तो प्रेसिडेंट को उसमें उसे अपना एसेंट देना पड़ेगा, ठीक, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
तो ये हो गया आर्टिकल 74। आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। कोई भी बिल, अगर पार्लियामेंट उस समय नहीं चल रहा है, बंद है, तो प्रेसिडेंट कोई भी बिल पास कर सकती है, कोई भी एक्ट लागू कर सकती है। हालांकि 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा में उसे फिर पास करना पड़ेगा। इसके अलावा आर्टिकल 361 है, जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी मिला हुआ है कि भारत के किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ये हो गया आपका राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आपके प्रोविजंस है वो मैंने आपको बताया। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी सजेशंस है आप हमें दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।